गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ली हैं जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे। वो क्या हैं, आज हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि 7E जिसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर दिया गया। FBI जो था वो ये चार्ज कर रहा था कि आपका जो घर है या आपकी जो बिजनेस प्लेस है या उसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है, इसके अलावा जितनी भी कोई आपके पास प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो ये कह रहे थे कि आपके उसके ऊपर रेंट आ रहा है तो उसके ऊपर वो 5% चार्ज कर रहे थे। और ये इसका बहुत सारे नुकसानात हो रहे थे। नुकसानात यही थे कि ट्रांजैक्शंस के, क्योंकि जब टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो ट्रांजैक्शंस कम हो जाती हैं। तो इसका ये बहुत अच्छा हो गया कि ये टैक्स बिल्कुल जो है वो कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ 236C उसको भी कम कर दिया गया है, 236K उसको भी कम कर दिया गया है, पंजाब स्टैम्प ड्यूटी उसको भी कम कर दिया गया है, और पंजाब में FBR ने जो अपने रेट्स हैं वो भी कम किए गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि माय ओन हमेशा आप लोगों के सामने लेकर आता है वो ये चीज़ है कि क्योंकि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही थी, लोग प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर रहे थे, तो पहले जो था वो बायर का टैक्स भी जो 3% था और जो सेलर का टैक्स था वो भी 3% था। तो क्योंकि प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने जो बायर का जो 3% टैक्स था उसको 1.5% कर दिया। लेकिन साथ ही साथ वो जो 1.5% कम किया वो उन्होंने सेलर पे डाल दिया। तो जो सेलर जो पहले 3% टैक्स देता था वो अब 4.5% टैक्स देगा। ये भी क्योंकि वही वाली बात है कि लोगों को सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है। तो हमारा माय ओन का एक तरीका ये रहा है कि हम लोग सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब इस सब के साथ आपने देखा है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रियल एस्टेट की तरफ आप लोग को फील हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि IMF जो है उसने कहा है कि आप ना इलेक्ट्रिसिटी में, ना ही गैस में, ना ही पेट्रोल में आप सब्सिडी देंगे। तो जब सब्सिडी इन चीज़ों में है ही नहीं तो वो फिर कहीं और तो इसका होना है, क्योंकि रियल एस्टेट के साथ जो है वो ऑलमोस्ट आपकी 72 अदर इंडस्ट्रीज है जो इंटरलिंक है, जो कनेक्टेड है। अगर मैं एक बात करूं तो रियल एस्टेट में आपकी कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ आती है। आपके रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बजरी वाला, सीमेंट वाला, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिक्स वाला, इस तरह की बहुत सारे। तो ऑलमोस्ट रियल एस्टेट के साथ आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 72 बिजनेसेस हैं जो इंटरलिंक है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेने ही थे, और वो इनिशिएटिव जो है वो एक बेहतरी की तरफ है कि रियल एस्टेट ने अब आगे इंशाल्लाह ऊपर ही जाना है। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि 2025 जो है वो रियल एस्टेट का साल है, फिर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया 2026 रियल एस्टेट का साल है। लेकिन क्योंकि मैंने हमेशा एक रियलिटी बेस्ड बात की है, रियल एस्टेट का जो एक्चुअल साल होने वाला है वो आप कह सकते हैं कि 2027 के मिड के बाद का है। उसकी क्या रीज़न है? रीज़न ये कि जो गवर्नमेंट अभी इनिशिएटिव्स ले रही है, ये जो अब हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो इकोनॉमी है, उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। अडॉप्ट करता है एनवायरनमेंट, उसके बाद सिस्टम होता है। तो आप कह सकते हैं 2027 का सेकेंड हाफ जो है वो रियल एस्टेट का साल होगा, और 2028 एक्चुअली रियल एस्टेट का साल है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अच्छा जी वो रियल एस्टेट का साल है तो हम तब परचेजिंग करेंगे। गलत। रियल एस्टेट परचेज करने का टाइम तब होता है जब रियल एस्टेट डाउन होती है। परचेज करने का टाइम ये है, वो साल का मतलब ये है कि वो साल बेचने के होंगे। वो साल किन लोगों के बेचने के लिए? मैंने बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस बनाई हुई भी है कि कौन सी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म वालों की है, जिनका जो अपना बहुत ज़्यादा कैपिटल अभी इन्वॉल्व करेंगे, उनको अगले 2028 में बहुत बेनिफिट्स होने वाले। उसके अलावा भी ये दिस इज़ द राइट टाइम। रियल एस्टेट का जो टाइम होता है, जैसे मैं अगर बात करूं बैक इन 2021 और 22, उस टाइम प्रॉपर्टी बहुत पाकिस्तान की तेज थी। तो उस टाइम लोगों ने खरीदना शुरू कर दी, जो कि बेचने का टाइम होता है, जो निकलने का टाइम होता है। उस टाइम जो लोग निकल गए उनको बहुत बेनिफिट हो गया। इसी तरह खरीदने का टाइम ये है, वो बेचने का टाइम होगा, जो कि रियल एस्टेट का एक्चुअल ही है, जिसको मैं कहूँगा 2028। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।